अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, एक सवाल आता है कि जो इनलैंड रेवेन्यू का जो ऑफ़िसर है, उसके पास क्या पावर्स हैं जब वो किसी बंदे को अरेस्ट करता है सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत, ठीक है ना? इस कानून के अंदर भी इन्होंने बताया है कि अगर कोई शख्स टैक्स फ्रॉड करता है या टैक्स पे नहीं करता, तो आप उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो किस तरह गिरफ़्तार किया जाता है और उसका क्या प्रोसीजर है? देखें पास्ट पेपर्स में ये सवाल आया है कई मर्तबा और उसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि एक तो वो उस जो इनलैंड रेवेन्यू का जो ऑफ़िसर है उसके पास क्या पावर्स हैं, इख्तियार हैं नंबर 1 और दूसरी चीज़ है प्रोसीजर क्या फ़ॉलो किया जाता है। जब आप किसी को गिरफ़्तार कर देते हैं आफ्टर अरेस्ट उसके बाद का प्रोसीजर क्या फ़ॉलो किया जाता है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो देखें कि इस कानून के अंदर भी इन्होंने बताया है कि जो इनलैंड रेवेन्यू का जो ऑफिसर है उसके पास स्पेशल पावर्स हैं कि वो जो है ना टैक्स कलेक्शन करने के लिए किसी भी ऐसे बंदे को गिरफ्तार कर सकता है जो टैक्स नहीं देता, जो फ्रॉड करता है, जो 2 नंबरी करता है या फेक इनवॉइसेस जमा कराता है, ठीक है ना, पेमेंट नहीं करता। लेकिन इन्होंने कहा है कि यार इसके इसके साथ-साथ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं और एक प्रोसीजर है वो उसने फॉलो करना है। यानी ऐसे मुँह उठा के किसी को भी उसने गिरफ्तार नहीं करना। इस हवाले से जो हमारे पास सेक्शन है वो है 37 ए और 37 बी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मैंने जो लिखा है ना कि यार एक्चुअली अब ये पिछले यानी इसी साल जब बजट पेश हुआ था, तो फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर इसमें 37 ए और 37 बी के अंदर कुछ तरामीम की गई थी, बल्कि उसको मुकम्मल ही उन्होंने चेंज कर लिया था। ठीक है ना? वैसे बहुत सारी चीज़ें अभी भी सेम हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत बहुत सारी चीज़ें तब्दील की गई थी और मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ करंट अफ़ेयर की, कि जनाब जब इन्होंने ये जो चीज़ तब्दील की थी ना, इसमें कुछ ऐसी सख्त चीज़ें रखी थी, जिसकी वजह से ये जो कारोबारी लोग हैं, जो ताजर ग्रुप है, भाईजान वो सरापा एहतजाज हुआ था और उन्होंने जो है ना हड़तालें की थी और बड़ा ठीक-ठाक मामला था और जाके वो आर्मी चीफ़ के पास पहुँचे थे, फील्ड मार्शल के पास पहुँचे थे कि भाई ये क्या आप लोग कर रहे हो? यानी इतनी इसके अंदर ये इख्तियारात दे दिए गए थे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को कि जनाब ये लोग जनाब यानी कि ठीक-ठाक इनका हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है वही होता है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, ये हुआ है और फिर जाके उसके अंदर कुछ चीज़ें तरामीम की गई थीं। ठीक है ना? तो ये है वो खतरनाक सेक्शन 37 ए और 37 बी। अच्छा, अब आप अगर गाइड से तैयार कर रहे हैं एन सीरीज़ वगैरह से, तो उसमें तो भाईजान वो यानी कि समझो कि मेरे दादा अबू के ज़माने से वो उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट बता रहा हूँ और यही प्रोसीजर आपने एग्ज़ाम के अंदर लिखना है। अगर आपको क्लियर नहीं आता तो आप सेल्स एक्ट 1990 जो है ना, वो आप टाइप करें और उसकी आपको पीडीएफ जो है ना ओरिजिनल मिल जाएगी और उसके अंदर ये सारी जो इसके अंदर जो अमेंडमेंट है उन्होंने मेंशन की हैं। तो जनाब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 37 ए। 37 ए के अंदर सिर्फ इन्होंने ये बताया है कि जो इनलैंड रेवेन्यू का जो ऑफिसर है उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकता है जो टैक्स फ्रॉड में मुलविस है। ठीक है ना? लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जो पावर्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है। इसके अंदर प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को उसने फॉलो करना होगा। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है? सबसे पहले ये इन्होंने शर्त लगाई है कि आपने इंक्वायरी स्टार्ट करनी है और इंक्वायरी कौन स्टार्ट करेगा? ऐसा शख्स या एक ऐसा अफ़सर जो असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से नीचे ना हो, उससे ऊपर हो, यानी असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है और कोई अफ़सर हो सकता है। अच्छा जी, और वो जो इंक्वायरी है ना, कमिश्नर साहब की अप्रूवल के बाद ही आपने स्टार्ट करनी है। और दूसरा ये है कि अगर आपको पता चल रहा है कि यार एक बंदा जो है ना टैक्स फ्रॉड कर रहा है और आपके पास एविडेंस है, तो फिर आप इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जो आकाश है ना, वो एक फ़ेक किस्म के सेल टैक्स इनवॉइसेस जो है ना, वो इश्यू करता है रिफ़ंड क्लेम करने के लिए, तो जो ऑफ़िसर है, वो इंक्वायरी शुरू कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसको कमिश्नर साहब की इजाज़त चाहिए। अच्छा जी, अब इंक्वायरी के दौरान वो जो अफ़सर है, उसके पास कुछ इख्तियारात होते हैं सिविल अदालत की तरह। यानी मिसाल के तौर पर कि वो उस शख्स को कह सकता है कि भाई मेरे पास आओ और समन कर सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, उससे कह सकता है कि जी मुझे तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तुम्हारा रिकॉर्ड चाहिए या वो उससे एविडेंस या एफिडेविट भी ले सकता है, ठीक है ना? क्योंकि वो इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी के स्टेज के ऊपर उसको चीज़ें चाहिए, ताकि वो इंक्वायरी उसकी कंप्लीट हो तो वो उसको बुला भी सकता है जिसके ऊपर उसको शक है, उससे डॉक्यूमेंट भी ले सकता है और एविडेंस भी एफिडेविट पे उसके ले सकता है।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो इंक्वायरी का टाइम है वो कितने 6 महीने के अंदर-अंदर इस बंदे ने इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, अब इसके दौरान ये है कि यानी कि कोई और एक्शन लेने से पहले उस ऑफ़िसर ने वो जो अक्यूज़्ड बंदा है यानी आकाश जिसको उसके ऊपर शक है कि ये बंदा जो है ना टैक्स फ्रॉड कर रहा है, उसको मौका देगा कि भाई ताकि वो उसको बताया जाए कि भाई मुझे तुम्हारे ऊपर शक है और तुम जो है ना 2 नंबरी कर रहे हो और उसको वो राइटिंग में बताएगा कि यार तुम जो है ना टैक्स फ्रॉड कर रहे हो, मुझे तुम पे शक है तो इसलिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद वो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करेगा। उसने इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट की, वो कहाँ जमा करेगा, रिपोर्ट करेगा, अपने कमिश्नर को देगा। अब कमिश्नर जनाब उसको देखेगा, या तो वो अगर मुतमईन हो गया तो इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देगा। देखें पहले इंक्वायरी होती है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, या इन्वेस्टिगेशन की उसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो ऑफिसर ने जमा कराई, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको देख के इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त देगा, या मज़ीद कह सकता है कि नहीं यार ये इंक्वायरी रिपोर्ट फारिग है, भाई मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उस इंक्वायरी को ख़त्म भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि यार ये फारिग है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर कमिश्नर वो ये कहता है कि भाईजान इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, इस आकाश के बच्चे को आपने छोड़ना नहीं है, तो जनाब फिर आपने वो इन्वेस्टिगेशन कितने माह के अंदर, 3 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है। इंक्वायरी कितने करनी थी, 6 महीने के अंदर, इन्वेस्टिगेशन आपने 3 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, अब अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो जनाब उसके अंदर फिर आपको 3 कंडीशंस इन्होंने रखी हैं। वो ये है कि अगर एक बंदे ने फ्रॉड किया है लेकिन उसकी अमाउंट अगर 50 मिलियन से ऊपर है, नंबर 1। दूसरा ये, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आता नहीं है, आपने उसको 3 मर्तबा नोटिस भी दिए हैं, यानी आपने आकाश को 3 मर्तबा कहा है कि भाईजान आ जाओ इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ ताउन करो। या दूसरा ये है कि वो जो एविडेंस हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है, तो इस सूरत में कमिश्नर साहब उसके जो है ना अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी पहले बनाई कि वो कमेटी बनेगी, वो जनाब कमिश्नर साहब को इजाज़त देगी, फिर कमिश्नर साहब अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। या अदरवाइज़ एक और रास्ता है कि वो जो ऑफ़िसर है, अगर वो चाहता है कि मैंने आकाश को गिरफ़्तार करना है, उसको अरेस्ट वारंट चाहिए, तो वो फिर स्पेशल जज के पास जाएगा, जो टैक्स कोर्ट का होगा, उससे वारंट इजाज़त लेगा, देन उसके बाद वो उसको गिरफ़्तार करेगा। अब ये वाली जो चीज़ मैंने रेड की है ना, ये क्यों की? ये मैंने लाल क्यों किया है? भाईजान इसी के ऊपर फटा था। ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर झगड़ा हुआ था ये ताजिर ग्रुपों का, कि भाईजान आपने सारी पावर्स दे दी हैं, वो दे दी हैं। हालाँकि पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कमिश्नर 3 मेंबर कमेटी ये हो ही था ही नहीं। बस उन्होंने पावर दे दी कि कमिश्नर साहब जो है ना, अगर उनको लगता है तो वो अरेस्ट वारंट जारी कर दें। तो फिर कारोबारी लोगों ने कहा कि सर ये क्या, ये आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर इसके अंदर कमेटी-शमेटी डाल दी और मामले को ज़रा थोड़ा-सा इन्होंने थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर एक कंपनी ने फ्रॉड किया है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उससे कंपनी की जो लायबिलिटी है टैक्स पे वगैरह वो यानी कि ख़त्म नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरा ये कि अगर अक्यूज्ड वो ये कहता है कि सर जी बात सुने, मैंने इतना टैक्स नहीं पे किया, मैं मानता हूँ, मैं अगर वही आपको वापस कर दूँ, पेमेंट कर दूँ, कंपाउंड कर दूँ, कंपनसेट कर दूँ, तो सेटिंग कर दूँ तो होगा। तो कमिश्नर अगर तो फिर अगर उसको ये बात समझ आती है तो कमिश्नर उसका केस क्लोज कर सकता है, यानी आप कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगी, आपका मामला इधर ही रफा दफा हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा ये है, अगर जिस बंदे को आपने गिरफ्तार कर दिया है तो उसको आपने राइटिंग में बताना है कि भाईजान आपको हमने किस वजह से गिरफ्तार किया है। फिर आपने जो अरेस्ट का जो प्रोसीजर सीआरपीसी के अंदर मौजूद है वो आपने फॉलो करना है। और दूसरा ये है कि गिरफ्तार करने के बाद उस शख्स के पास ये राइट होगा कि वो ज़मानत के लिए जो है ना अदालत में अप्लाई करे। तो ये हो गया 37A। अब 37B में उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद का क्या प्रोसीजर है। तो जनाब जैसे आपने गिरफ्तार करना है ना, तो जल्दी से सबसे पहले वो जो स्पेशल जज है ना टैक्स कोर्ट का, उसको आपने बताना है। फिर वो जज बताएगा कि भाईजान किस दिन और किस जगह आपने उस बंदे को मेरे पास लेके आना है। अच्छा जी, उस बंदे को फिर आपने 24 घंटों के अंदर-अंदर अदालत के सामने पेश करना है, ठीक है ना? या और अगर आप नहीं पेश कर सकते, स्पेशल जज बहुत दूर है या छुट्टी पे है, कोई और मसला है, तो जो भी उस इलाके का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके सामने आपने उस बंदे को 24 घंटों के सामने पेश करना है, जिसको आपने गिरफ्तार किया है। अच्छा जी, इसके अंदर जो ट्रैवल टाइम है, वो काउंट नहीं होगा। अच्छा जी, जैसे आपने अगर स्पेशल जज के सामने उस बंदे को पेश किया ना, तो जज को अगर लगे तो उसको वो ज़मानत भी दे सकता है, वो विद और विदाउट श्योरिटी हो सकती है, या ज़मानत से इनकार भी कर सकता है, या कि ऑर्डर देगा कि भाई इसको हिरासत में लो,
और इसकी ज़रा खिदमत करो, या अगर हो सके तो जज आगे चल के उसकी ज़मानत कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि स्पेशल जज अवेलेबल नहीं था, तो फिर उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो टेम्परेरी उस बंदे को अपनी कस्टडी में रखेगा, कौन, मजिस्ट्रेट साहब, या फिर उसको अगर समय, या उसको डायरेक्टली स्पेशल जज की तरफ भेज देगा। अच्छा जी, अब इस सारे मामले के अंदर मामला जब अदालत में चलेगा ना, तो चाहे वो जज हो या मजिस्ट्रेट हो, तो जो ऑफिसर है इनलैंड रेवेन्यू का, वो ये कह सकता है कि सर जी ये बंदा हमें रिमांड पे चाहिए, यानी कि, और वो जो रिमांड आप देंगे ना वो 14 दिन से ज़्यादा आपने नहीं देनी। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो आपने अरेस्ट किया है, जो इन्वेस्टिगेशन उसका जो सारा रिकॉर्ड है, गिरफ्तारी के बाद वो आपने डिटेल में, इनके पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसके अंदर लिखना है, ठीक है? और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली आपने स्टार्ट करनी है, और उसके अंदर वही आपके पास पावर्स हैं जो सीआरपीसी के अंदर होती हैं। लेकिन अगर ऑफिसर को लगे कि यार जिस बंदे को मेरे पास जो रिमांड के अंदर मौजूद है और मेरे और सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो वो उसको रिलीज़ कर सकता है, उससे बॉन्ड शॉन्ड या श्योरिटी वगैरह लेके, ठीक है? और फिर उसकी रिपोर्ट जमा कराएगा स्पेशल जज को कि भाईजान मैंने इसको क्यों आज़ाद किया, क्योंकि मेरे पास जो है ना इसके सबूत ही नहीं थे। यानी कि ये ऑफिसर के पास भी इख्तियारात हैं कि वो भी रिलीज़ कर सकता है आपको, अगर एविडेंस ना हो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर। अच्छा जी, अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है मिसाल के तौर पर, तो वो आपने रिपोर्ट किसको जमा करवानी है? स्पेशल जज को। स्पेशल जज उसको रिव्यू करेगा। अगर वो एग्री होता है कि भाई देयर इज़ अ नो केस, अक्यूज़ को डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब है कि टेम्परेरी उसको छोड़ देगी, लेकिन वक़्त पड़ेगा तो उसको वापस बुला सकते हैं। और अगर एविडेंस हैं तो फिर जनाब दमादम मस्त कलंदर शुरू करो ट्रायल। फिर एविडेंस, फिर ये, फिर वो सारा शुरू होगा। अच्छा जी, अब ये जो एक फॉर्मल रजिस्टर जो है ना वो आपने रखना है, जिसके अंदर रिकॉर्ड करना है नाम, डेट और टाइम ऑफ अरेस्ट, एविडेंस की डिटेल, विटनेस के नाम, क्या-क्या आपने स्टेप्स लिए, ये सारा आपने रिकॉर्ड रखना है, ताकि जज को जब भी ज़रूरत हो तो वो उस रजिस्टर को देख सके। अच्छा जी, उसके बाद जनाब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद आपने एक रिपोर्ट जमा करानी है, जिसको आम अल्फाजों में हम पुलिस चालान भी कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट, जिस तरह क्रिमिनल केसेस में होता है। और अब दूसरा ये है कि जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, उसके सामने 164 की स्टेटमेंट भी हो सकती है, रिकॉर्ड के हो सकती है, जो स्टेटमेंट होती है, जो कन्फेशन होती है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर मजीद इन्होंने ये बताया जो एफबीआर है ना, वो फेडरल मिनिस्टर की इजाज़त से किसी भी ऑफिसर को ये ऑथराइज कर सकती है कि ये सारे काम वो कर सकता है। ठीक है ना? तो जनाब ये है सेक्शन 37 बी, ठीक है? 37 ए और 37 बी, तो इसके अंदर बस यही लिखा हुआ है, तो ये मैंने सब आपको आसान करके बता दिया। तो ये भी बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही ईज़ी है यार, इतना मुश्किल तो है नहीं, बस इसके अंदर प्रोसीजर वो आपने याद रखना है। ठीक है जी? सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।